ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, इस टर्म से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। आपने देखा होगा कि ये शब्द अक्सर न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल पे अपनी जगह बनाता रहता है। साइंटिफिक कम्युनिटी दिन रात इसके इफेक्ट्स को कंट्रोल या फिर कम करने की कोशिश में लगी हुई है। दुनिया भर के एनजीओज इस पर काम कर रहे हैं और लगभग हर देश इस टॉपिक पे बात कर रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए आए दिन नए स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं। कंपनीज, गवर्नमेंट्स, एनजीओज आपस में कई टाइप के एमओयू साइन कर रही हैं और ये सब करने का एक ही मकसद है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। लेकिन अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी ग्लोबल वार्मिंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रेट से बढ़ती रही तो सन 2100 तक दुनिया का टेम्परेचर 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। सुनने में ये आपको बहुत मामूली बात लगे, लेकिन इसका इफेक्ट इतना भयानक होगा कि लगभग 90 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा और दुनिया के हर इंसान पे इस टेम्परेचर राइज का इफेक्ट पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग न रुकने के क्या कारण हैं? क्या ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज का नतीजा है या फिर कुछ और ही कारणों से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि किन वजहों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ये भी बताऊंगा कि कैसे अपने लेवल से आप इसे कम करके मानव जाति को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले एक बार समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। हमारी धरती यानी कि अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो एक कंबल की तरह काम करता है, जिसमें सन से मिलने वाली गर्मी ट्रैप हो जाती है और एक कांस्टेंट रेट से रेडिएशन के जरिए वापस स्पेस में चली जाती है, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए आइडियल रेंज में बना रहता है। लेकिन अब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का रेशियो बढ़ जाने के कारण एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बदलता जा रहा है। जिनको नहीं मालूम उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना देना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल हैं। ये एटमॉस्फेयर में नेचुरली पाई जाती हैं। इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये सन से मिलने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म बना रहता है और ये अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी भी है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इन गैसेस का रेशियो बदल गया है। दरअसल जब से ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है, हम इंसान बेहिसाब तरीके से फॉसिल फ्यूल को यूज करते जा रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि ये इजीली यूजेबल है और इसी यूजेबिलिटी के कारण इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। फॉसिल फ्यूल से मेरा मतलब पेट्रोल, डीजल और कोयले से है। इन्हें यूज करने पे CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस बनती हैं। लेकिन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं तो ये सन से मिलने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी, एटमॉस्फेयर उतना ज्यादा गर्म रहेगा। इस इफेक्ट को ही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहा जाता है और इस वजह से जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये तो हो गई ग्लोबल वार्मिंग की बात। अब ये जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला और डायरेक्ट इफेक्ट है पोलर आइस और ग्लेशियर की बर्फ का पिघलना। दोस्तों, अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में पूरे अर्थ की आइस का 85% से भी ज्यादा हिस्सा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से ये आइस पिघल रही है, जिस वजह से सी लेवल यानी कि समुद्री जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो सन 2100 तक इतनी बर्फ पिघलने का अनुमान है कि सी लेवल 2 मीटर तक बढ़ सकता है। अब आप सोचिए कि इस राइज से अर्थ का कितना लैंड एरिया समुद्र में समा जाएगा और कितने लोगों को अपना घर छोड़ के किसी सेफ जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और इफेक्ट्स की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मियों में अकाल यानी कि सूखा पड़ना और बरसातों में बाढ़ की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। धीरे धीरे करके फसलें बर्बाद होती जाएंगी और पूरी दुनिया में अनाज की कमी हो जाएगी। हीट वेव की वजह से हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और आगे चल के ये संख्या हजारों और लाखों में पहुंच जाएगी। जंगलों में लगने वाली आग हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल जला देती है, जिस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान होता है। कई जानवर मारे जाते हैं और कई प्रजातियां तो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब बढ़ता जाएगा। समुद्री तापमान बढ़ने से तूफानों की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि समुद्र का तापमान जितना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में उतना ज्यादा पानी पहुंचेगा और उतना ही ज्यादा पावरफुल तूफान आएगा। इन पावरफुल हरिकेन की वजह से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और अरबों का नुकसान होता है वो अलग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले नुकसानों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये कुछ मेजर इम्पैक्ट्स थे जो सीधे तौर पे इंसानी जीवन के लिए खतरा है। अब बात करते हैं कि इतनी जद्दोजहद के बाद भी ग्लोबल वार्मिंग रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। वैसे तो कोई एक देश या फिर रीजन इसके लिए अकेला जिम्मेदार नहीं है।
लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे जरूर हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। आप एक बार इस लिस्ट पे नजर डालिए। पहले नंबर पे है चाइना। ये देश ग्लोबल कार्बन इमिशन के लगभग 1/3 यानी कि 30% के लिए अकेला जिम्मेदार है। 13.6% के साथ यूएसए सेकंड पे है और थर्ड पे आता है इंडिया। हमारा देश ग्लोबल कार्बन इमिशन के 7.6% के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने वाली है, यूएसए भले चाइना के आधे से भी कम के बराबर CO2 क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटा CO2 इमिशन लगभग 14 मीट्रिक टन है, जबकि चाइना में ये 9 और इंडिया में ये 2 मीट्रिक टन से भी कम है। यानी कि पॉपुलेशन के रेशियो में यूएसए बहुत ज्यादा कार्बन इमिट करता है और लगभग हर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री का यही हाल है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया और साउथ कोरिया, इन सब देशों में पर कैपिटा CO2 इमिशन बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हाई कैपिटा CO2 इमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। कतर में तो ये 35 मीट्रिक टन है। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज खुद कार्बन इमिशन को कम करने के लिए उतनी कोशिश नहीं कर रही हैं जितना कि वो दूसरी कंट्रीज से एक्सपेक्ट करती हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जो भी नियम बनाए जाते हैं, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज उन्हें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फॉलो करती हैं और जो कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज में है उनके ऊपर कार्बन इमिशन कम करने का प्रेशर बनाया जाता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लो CO2 इमिशन वाले प्रोजेक्ट बना सके, जिस वजह से ओवरऑल CO2 इमिशन बढ़ता जाता है। ये तो वो रीजंस हुए जिनके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को रोकना सिर्फ देशों की गवर्नमेंट्स का काम नहीं है। ये इस धरती पर रहने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसका इफेक्ट एट द एंड हम इंसानों पे ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक इंडिविजुअल के तौर पे आप ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं और इन तरीकों को अपना के आप कैसे अपने पैसे भी बचा सकते हैं। देखिए, फॉसिल फ्यूल जलाया क्यों जाता है? ताकि हम एनर्जी जनरेट कर सकें। जैसे कोयले को जला के हम पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ही किया जाता है। हमारे देश में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 49% कोयले को जलाने से आता है। लेकिन हम डे टू डे लाइफ में अपनी कुछ आदतों को बदल के एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। जैसे अपने घरों में, ऑफिसेज में हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज को रोक सकते हैं। जरूरत ना होने पे लाइट ऑफ कर देना, दिन में ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी यूज करना, गर्मियों में एसी का टेम्परेचर ज्यादा लो ना रखना। ये सब कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपना के हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि एसी कम करने से या फिर लाइट ऑफ करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मान लीजिए इन आदतों को अपना के आप पर डे 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सेव कर लेते हैं। इस हिसाब से पर मंथ 30 यूनिट और साल भर में टोटल 365 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है और अगर 100 करोड़ लोग भी जागरूक हो गए तो हम साल में 365 करोड़ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। और इतनी बिजली लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आधे मणिपुर की कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी नीड को साल भर के लिए पूरा कर सकती है। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो इंडिया में 28 करोड़ से भी ज्यादा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर या उससे ऊपर की कैटेगरी की गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 98% से भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। अगर इन गाड़ियों के ड्राइवर्स एनर्जी सेविंग हैबिट्स को अपनाएं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे इंजन ऑफ कर देना, ओवर स्पीडिंग ना करना, एसी कम यूज करना, रैश ड्राइविंग ना करना, इन सब हैबिट्स से अगर पर डे सिर्फ 100 ml पेट्रोल या डीजल बचता है और पर डे सिर्फ आधी गाड़ियां यानी कि लगभग 14 करोड़ ही चलती हैं, तब भी साल भर में 5 अरब 11 करोड़ लीटर से भी ज्यादा तेल बचाया जा सकता है। और लंबी दूरियां तय करने वाली गाड़ियां तो इसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और पॉसिबल हो तो कार की जगह बाइक से जाएं, तो ये पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन को और कम कर देगा। इस तरह की छोटी छोटी बचत आप गैस और पानी को बचाने में भी कर सकते हैं। आजकल सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप कैपेबल हैं तो अपने घरों में छोटे छोटे सोलर प्लांट्स लगा के भी क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि इनकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट इनको प्रमोट करने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी एक बड़ी समस्या है। ई वेस्ट को कम करने के लिए हमें चीजों को रिसाइकल करना सीखना होगा। रिसाइकल से मेरा मतलब है कि पुरानी और बेकार पड़ी चीजों को किसी और पर्पस के लिए यूज करना। ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया इन आदतों को अपनाए तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को बहुत हद तक कम किया जा सकता है और हमारा एनवायरनमेंट आने वाली जनरेशन के लिए रहने लायक बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन ग्लोबल वार्मिंग। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।